दोस्तों आखिर क्यों जो बीबीके ग्रुप की सारी कंपनीज है सब अपने अपने अलग सब ब्रांड खोल रही है और सब ब्रांड का एक इंसेप्शन जैसा हो रहा है। और क्यों Xiaomi ने अपना पोको खोला है और क्यों सैमसंग का कोई सच में कोई सब ब्रांड है या नहीं है, सारी बातें पता लगाने वाले और पीछे पता लगाएं कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों जो मोबाइल फोन कंपनीज वो अपने सब ब्रांड क्यों खोल रही है, उनका पीछे का रीजन, सारी बातें पता लगाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें तो सारी कंपनी ने जो सब ब्रांड खोला है ना, वो सिर्फ एक ही कंपनी को टैकल करने के लिए खोला और वो है Xiaomi को। यानी अगर हम बात करें Xiaomi की तो बिफोर Xiaomi आपको जो स्मार्टफोन की दुनिया देखने को मिलती थी ना वो काफ़ी अलग थी। यानी कि तब मोबाइल फ़ोन थे वो ऑफलाइन स्टोर में ज़्यादा बिकते थे, लोग स्टोर में जाते थे, फ़ोन हाथ में रख देखते थे और उसके बाद पैसे देके फ़ोन को लेते थे। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता था, मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता था, एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा होता था और आपको वैल्यू फॉर मनी इतनी मिलती नहीं थी और एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन फिर Xiaomi के आने के बाद ऑनलाइन मार्केट जाने लगा, उन्होंने कोई एड्स नहीं करी, काफ़ी जगह क्रॉस कटिंग करी और काफ़ी कम कीमत में फोन्स को बेचने लगे। यानी कि 2014 में इंडिया में एंट्री हुई और 2017 एंड तक वो इंडिया में नंबर 1 बन गए। जी हाँ, सिर्फ ऑनलाइन में फ़ोन के दम पे बेच के, यानी कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन बना रहे थे और देखा जाए तो काफ़ी सही प्राइस में काफ़ी बढ़िया फोन्स को बेच रहे थे। और ये देख के बाकी कंपनीज का जो मार्केट शेयर है ना वो जाने लगा। यहाँ तक कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, तीनों कंपनीज जो थी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। उस समय आपको सैमसंग की J सीरीज, ऑन सीरीज देखने को मिलती थी, मार्केटिंग एड्स इनके बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन उन्हें भी एहसास हो गया कि ये चीज़ काम नहीं कर रही हो, ज़्यादा पैसा देने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की ज़रूरत थी और यही एक रीज़न है कि 2014 में आपको वन प्लस देखने को मिली। 2014 में वन प्लस की एंट्री हुई थी और 2014 में Xiaomi इंडिया में आई थी, लेकिन ग्लोबल लेवल पे या फिर चाइना के अंदर वो पहले से थे और वहाँ पे वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे। तो ओप्पो ने क्या किया कि डिसाइड किया कि जो वन प्लस है ना उसके साथ हम एक चीज़ टेस्ट करेंगे। यानी कि हम ये करेंगे कि एक महंगे फ़ोन के सारे फीचर हम डालेंगे किसी सस्ते फ़ोन के अंदर और उसे मार्केट में बेचेंगे। और उन्होंने यही किया, एक फ्लैगशिप फ़ोन लिया और उसके बाद उन्होंने फ्लैगशिप किलर के टर्म के नाम से उसे प्रमोट किया। यानी कि बात करो OnePlus 1 की। और उसके बाद कहानी ये थी कि हर साल वो फ़ोन के प्राइसेस बढ़ाते गए, वन प्लस को एज अ ब्रांड सेटअप करते गए और जो वन प्लस के फ़ोन है वो धीरे धीरे मार्केट में चलते चले गए। तो यार ये बात हो जाती है। लेकिन जैसे ही Xiaomi की Redmi लाइनअप इंडिया में पॉपुलर हो रही थी, वो इंडिया में नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी कि जिस तरीके से फ्लैगशिप मार्केट में धीरे धीरे कवर कर रहे हैं वैसे ही बजट में कवर करें। एक तो तरीका ये था कि जैसे वन प्लस है ना उसी के अंदर एक बजट फ़ोन को निकाल दो, लेकिन ऐसा करते जो वन प्लस के अंदर जो प्रीमियमनेस है, जो ब्रांड वैल्यू ना वो लूज हो जाती। यानी कि अगर वन प्लस का अगर बहुत ही सस्ता 10,000 से कम का अगर फ़ोन निकाल देते वो, तो उनके जो महंगे फ़ोन होते हैं ना वो बिकना बंद हो जाते। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए उन्होंने सोचा कि Xiaomi का Redmi, तो Redmi को टीज करते हुए ही Realme बना दे। जानबूझ के मिलता जुलता नाम रखा और पहला फ़ोन निकाला Realme 1, जिस फ़ोन में पीछे की तरफ आपको Oppo की ब्रांडिंग देखने को मिलती थी। दूसरी कंट्रीज में Oppo के नाम से लॉन्च हुआ था। लेकिन Realme 1 की खास बात ये थी कि Realme 1 के अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता था, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता था। इसलिए जो फ़ोन है ना मार्केट में बहुत हिट हो गया। इवन Oppo ने सोचा भी नहीं था कि फ़ोन मार्केट में चलेगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर इसकी 4 लाख यूनिट्स इन्होंने ग्लोबली बेच दी थी। ये Oppo के लिए भी सरप्राइज साबित हुआ था। इसी के चलते आगे चल के Oppo ने डिसाइड किया कि Realme को हम सेपरेट बना देते, कंप्लीट ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करते हैं और जो Realme है ना वो डायरेक्ट हेड टू हेड कंपीट करेगा Xiaomi से और एक एक स्ट्रेटेजी है ना Xiaomi की वो कॉपी पेस्ट करेगा। यानी कि पिछले 2 साल में Realme जब से आया ना उन्होंने एक एक चीज़ उठा के कॉपी करी। अगर हम बात करें फिटनेस बैंड की, अगर हम बात करें टीवी मार्केट में, अगर हम बात करें उनके फ़ोन्स के प्राइस सेगमेंट में, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने उठा के कॉपी कर डाली Xiaomi से। यानी कि Xiaomi का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल उन्होंने कॉपी कर डाला। कि खैर ये बात हो जाती है। लेकिन इसके बाद आगे चल के Realme के साथ एक प्रॉब्लम यह आ गई कि Realme के जो फ़ोन्स हैं ना वो बिकना तो चालू हो गए, लेकिन 20,000 के नीचे, यानी कि 20,000 के नीचे Realme अपने बहुत सारे फ़ोन्स बेचता था, 20,000 के नीचे ही Xiaomi अपने फ़ोन्स बेचता था। लेकिन Xiaomi इंडिया में और Realme दोनों कंपनीज की बात करें तो इंडिया में वो 20,000 के ऊपर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए 2018 में Xiaomi को लगा कि उन्हें एक अलग से चीज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने पोको फ़ोन बनाया, यानी कि पोको F1 को
बनाया है, जिसका यूज़ करके उन्होंने 20,000 के ऊपर पहली बार उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकाला। यानी कि 20,000 के ऊपर पहले भी फ़ोन आते थे, लेकिन कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना ओरिजिनल पोको F1 हुआ था। और ये देख के Xiaomi थी ना खुद सरप्राइज हो गई और उसे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन 2019 की बात करें तो Redmi K20 Pro निकाले और पोको को उन्होंने थोड़ा डिच किया। लेकिन K20 और K20 Pro मार्केट में बिके, लेकिन उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए जितना पोको हुआ था। लेकिन उन्हें भी मालूम था कि धीरे धीरे मार्केट में जो फ़ोन्स हैं ना वो बिकते रहेंगे। लेकिन वहीं बात करें पोको की, तो पोको ऐसा था कि पोको F1 के आने के बाद पोको F2 का इंतजार था। पूरे 2019 में इंतजार रहा पोको F2 का, लेकिन ये फ़ोन आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर Xiaomi को लगा कि जिस तरीके से Realme उनसे कम्पीट करे, क्यों ना इसी तरीके से पोको उनके अगेंस्ट उतारा जाए। इसलिए पोको को सिर्फ डायरेक्टली अगेंस्ट उतारा गया Realme के, और इसलिए जो पोको है ना वो बिलो 20,000 पे आज के समय में फोकस कर रही है। अबाउट 20,000 में उन्होंने अपनी Redmi और Mi लाइनअप को रखा है। यहाँ तक कि इस बार है ना Xiaomi जिस तरीके से दूसरी कंपनीज ऑफलाइन से सीधे ऑनलाइन में चली गई, तो यहाँ पे जो Xiaomi थी ना वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में चली गई, जिससे उनके कुछ फ़ोन की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि दोनों जगह प्राइसेस को बैलेंस करना था। लेकिन जो ऑनलाइन वाला पार्ट छूट रहा था ना, वहाँ पे वो अब पोको को लेके आ चुके हैं। तो यार ये बात हो जाती है। खैर इस बीच में कहानी आती है बीच में हमारी वीवो की भी। वीवो की बात करें तो वीवो के जो फ़ोन्स थे ना वो ऑफलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा बिकते थे, लेकिन अब उन्हें ऑनलाइन के अंदर भी आना था। इसलिए उन्होंने पिछले साल अपनी U सीरीज़ और Z सीरीज़ को उतारा। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि वो सीरीज़ को बहुत ही जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया गया इंडिया के अंदर। वो सिर्फ ऐसा किया क्योंकि जो वीवो थी ना वो उसके पास उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं थी कि उसके जो फ़ोन्स हैं ना लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में खरीदो, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हो। यानी कि उन्होंने सेपरेट सीरीज़ बनाने की कोशिश करी और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। यहाँ तक कि उन्हें ऑफलाइन जो रिटेल स्टोर्स होते हैं ना वहाँ से बैकलैश आ रहा था कि उनकी U सीरीज़ और Z सीरीज़ के फ़ोन वो क्यों वो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल करवाते हैं। और ये देख के जो वीवो है ना उसने अपनी U सीरीज़ Z सीरीज़ को बंद कर दिया, सिर्फ अपनी V सीरीज़ को कंटिन्यू रखा और ऑनलाइन के लिए वो अपनी स्पेशल iQOO ले आई। यानी कि iQOO देखा तो BBK से निकल के एक नया आया है और iQOO का मेन फोकस ये है कि गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन बनाना है और सबसे अच्छा प्रोसेस सबसे कम प्राइस में देना है। मतलब iQOO के कुछ फ़ोन के साथ देख के तो यही लग रहा है आज के समय में इंडिया में मिलने वाला सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 865 वाला जो फ़ोन है वो iQOO की तरफ से आता है। चाइना मार्केट के अंदर वो स्नैपड्रैगन 765 भी बिलो 20,000 में ला चुके हैं। बिलो 25,000 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट वाला फ़ोन ला चुके हैं। तो यार सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी जो प्रोसेसर अवेलेबल करवा रही है वो iQOO करवा रही है। अभी इंडिया में उनका एक फ़ोन है, देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहती है ना, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे प्रोसेसर वाला फ़ोन मिलेगा। क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं ना वो थोड़े प्रोसेसर हंग्री होते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर अगर सही प्राइस में दे दिया तो फ़ोन ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। ये बात हमने देखी है। खैर इसी के साथ ही अगर हम बात करें सैमसंग के ना, तो सैमसंग के साथ ये था कि पहले उसकी J सीरीज ऑन सीरीज आती थी, वो उसे ऑफलाइन में बेचते थे, ऑनलाइन में बेचते थे। लेकिन ये जो चीज़ है ना चल नहीं रही थी, मार्केट में बहुत बैकलैश मिल रहा था और सेल्स भी डिक्रीज हो रही थी। इसलिए 2019 में वो अपनी M सीरीज लेके आए और A सीरीज और M सीरीज दो अलग अलग सीरीज बना दी। यानी कि A सीरीज को रखना उन्होंने ऑफलाइन के लिए, M सीरीज को रखा उन्होंने ऑनलाइन के लिए। उन्होंने कोई सब ब्रांड नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने दो सेपरेट सीरीज बना दी। अब M सीरीज के अंदर देखें तो M31 के अंदर टेक्निकली आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A51। यानी कि सिमिलर फोन से लेकिन अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। इसी के साथ ही M31 की जो कीमत है वो भी कम हो जाती है। इस चक्कर के अंदर वो ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक जाता है। वहीं बात करें A सीरीज की, तो A सीरीज ऑनलाइन इतनी नहीं बिकती, लेकिन ऑफलाइन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। तो इसलिए उन्होंने दो टाइप से बैलेंस कर दी। और खास बात है कि सैमसंग ने अपनी ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा उठाया। यानी कि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड था जिसके लिए लोग ऑफलाइन में भी पैसा देने को तैयार है, ऑनलाइन में भी देने को तैयार है, और कोई सैमसंग के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए सैमसंग ने अपनी ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा उठाया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो सैमसंग है ना वो काफ़ी बड़ा ब्रांड बन गया है और इस चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। अगर वो सेपरेट ब्रांड क्रिएट कर देते ना तो हो सकता है वो हिट भी हो सकता था, वो फ्लॉप भी हो सकता था। लेकिन सेफ साइड उन्होंने ये रखा कि सेपरेट सीरीज क्रिएट करो। ये सीरीज है ना ओप्पो वीवो क्रिएट नहीं कर पाए। ओप्पो वीवो ने कोशिश करी ऐसा करने की, लेकिन देखा जाए तो जो ओप्पो वीवो है ना वो एक इस तरीके से लिमिट हो चुकी है कि वो उतना बड़ा ब्रांड बन नहीं पाए। यानी कि वो ब्रांड है लेकिन वो ऑफलाइन में ज़्यादा बिकते हैं, वो एडवर्टाइजिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं है कि डायरेक्टली हेड टू हेड सैमसंग से डायरेक्टली compete कर सके। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्रांड्स बनाए जो कि धीरे धीरे पूरे मार्केट को कॉलोनाइज करें और पूरे मार्केट को एक तरह से कैप्चर करें। और यही एक रीज़न है कि पूरा BBK ग्रुप उठाकर देख लूँ, सबका जो मार्केट शेयर है ना वो कंपेयर टू Xiaomi बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ, इस बात
बात का जो बीबी क्या ना वो फायदा उठा रही है। और देखा जाए तो उसके हर ब्रांड का ना एक रोल हो जाता है। यानी कि बात करें ओप्पो वीवो की, तो ओप्पो वीवो एक इनोवेटिव ब्रांड के रूप में निकल कर आए आज के सामने। यानी कि वो अपने फोन लाते हैं, उनके फोन महंगे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में कोई और नहीं दे रहा है, और इसके चक्कर में मार्केट में हाइप बनाओ तो जितने फोन बेचने वो बेचते हैं और बेसिकली ऑफलाइन में बेचते हैं। काफी अच्छा एग्जांपल है वीवो के X50 Pro का गिम्बल कैमरा। कोई नहीं था, सबसे पहले वीवो ले आया। पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फोन वीवो लेके आया था। पहला पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फोन वीवो लेके आया था। ओप्पो की बात करें तो 65 वॉट की चार्जिंग के साथ वो अपना फोन लेके आए थे। 50 वॉट की वूक चार्जिंग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसी के साथ ही उन्होंने अपने अंदर जो 5x पेरिस्कोप बेस्ड जूम होता है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। तो ये जो कंपनीज है ना, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है और उसके बाद ये टेक्नोलॉजीज होती है इनके जो छोटे छोटे जो ब्रांड्स है ना उन तक पहुंचती है और वो इसी टेक्नोलॉजी को लेके अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करवाते हैं। वन प्लस की बात करें तो वो इकलौता ऐसा ब्रांड साबित हुआ है बीबी के ग्रुप के अंदर जो कि इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि आज के समय वो 55,000 रुपीज का फोन अगर फ्लैश सेल में निकालते हैं ना तो हाल सेकंड्स में बिक जाता है। नॉर्ड की से प्री बुकिंग कर रहे थे, उन्होंने फोन भी रिवील नहीं किया, लेकिन हाइप ऐसी बिल्ड कर दी, इस टाइप का ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी कि उसकी जो प्री बुकिंग होती है हाल खत्म हो जाती है। यानी कि पूरे बीबी के ग्रुप में जो सबसे ज्यादा जो आज के समय जो ब्रांड वैल्यू है ना वो आपको वन प्लस के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वो महंगे फोन बेचने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, जहां पे दूसरी चाइनीज कंपनी ना वो बिल्कुल नहीं हो पाई। और यही एक रीजन है कि जहां वो अपने थोड़े महंगे फोन बेच रहा था वहां उन्होंने सोचा कि अब हम अपने थोड़े सस्ते वाले फोन बेचते हैं। इसलिए आपको वन प्लस नॉट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के समय में सीरीज है, लेकिन उसका एक सेपरेट इंस्टाग्राम हैंडल है। और लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नॉर्ड अभी सीरीज है, लेकिन आगे चल के ही कंप्लीटली सब ब्रांड बन सकते हैं। यानी कि नॉर्ड का बेसिकली काम ये है कि फ्लैगशिप लेवल तो नहीं, लेकिन बिलो फ्लैगशिप लेवल की जो कैटेगरी है ना उस पर जाना, यानी मिड रेंज में। इसलिए वन प्लस नॉट में स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 865 नहीं है। यानी कि फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस लेना है, फ्लैगशिप नहीं बनाना, लेकिन उसको थोड़े कम प्राइस में देना है। और उन्हें मालूम था कि जो वन प्लस है ना वही काम कर सकती है, और नॉर्ड के साथ वो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 के ऊपर फोन बेचना इंडिया में इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वन प्लस को ये चीज आती है। तो खैर वन प्लस का काम है हाई एंड और फ्लैगशिप फोन बनाना, प्रीमियम फोन में जाना, और नॉर्ड बना दिया थोड़े से बिलो प्रीमियम रेंज के अंदर, और बाकी नीचे के लिए उनके पास तो रियलमी ऑलरेडी है ही। ऐसे ही आपको आईक्यू देखने को मिला, जो कि हाई एंड प्रोसेसर को अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल करवा रहा है, और उसके फोन पे मेन फोकस किया गया गेमिंग के ऊपर। डेफिनेटली रियलमी है जो कि Xiaomi को किल करने के लिए बनाया गया, और तो और जो Xiaomi है ना वो खुद ऑफलाइन ऑनलाइन में फोकस कर रही है, AIoT वाले मार्केट में फोकस कर रही है, और रियलमी उसे कॉपी कर रही है। लेकिन रियलमी से लड़ने के लिए उन्होंने पोको बना दिया जो कि ऑनलाइन ओनली होगा, और जो रियलमी के फोन से हेड टू हेड कंपीट करेगा। यानी कि Redmi Note 9 Pro को उन्होंने पोको M2 Pro बना के ले आए हैं, और तब भी देखा तो Redmi Note 9 Pro Pro Max जो है वो अपनी सेल के अंदर बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोको M2 Pro बिकता रहता है। इसलिए फायदा उठा रहे पोको की ब्रांडिंग का कि ऑनलाइन में वो ज्यादा से ज्यादा बिके और रियलमी के जो फोन्स है ना उनको अंडरकट करे। तो पोको के पीछे की पूरी ये कहानी हो जाती है। तो देखा जाए तो मार्केट में जितने भी फोन्स हैं, जितने भी सब ब्रांड्स हैं ना, सबकी अपनी अपनी कहानी, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे सब ब्रांड्स हैं ना बहुत ही सोच समझ के उतारे हैं, क्योंकि सबका जो काम है ना वो अलग हो जाता है, और इसलिए मार्केट में सारी चीजें चल रही है। और मेरे को लगता है कि जो सब ब्रांड का इंसेप्शन है ना आने वाले समय में थोड़ा और ज्यादा जा सकता है। क्या पता रियलमी अपना एक और सब ब्रांड निकाल दे, नॉर्ड के अंदर भी कुछ आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो कहानी तो अभी अधूरी है। आने वाले समय में और भी ज्यादा चीजें और कमाल कमाल की चीजें होने वाली है। वैसे आप लोगों का ये ब्रांड्स का जो इंसेप्शन चल रहा है ना, इस बारे में आप लोगों के ओपिनियन है, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।